नमस्कार। हमने पिछले भाग में पढ़ा था ध्वनि क्या होती है, ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है और कंपन के बारे में। और हमने हमारे शरीर में होने वाली जो ध्वनि है उसके उत्पन्न होने के बारे में हम जानकारी ली थी। आज हम बात करेंगे ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण होता या नहीं है। यहाँ पर माध्यम का अर्थ है, माध्यम तीन प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हम एक क्रियाकलाप करते हैं यहाँ पर ये कि एक धातु का या कांच का गिलास लेते हैं और कांच का गिलास लेकर के उसमें एक सेल फोन रख देते हैं। फिर किसी दूसरे सेल फोन की सहायता से उस सेल फोन की हम घंटी बजाने को बोलते हैं। जब घंटी उसकी बजने लगती है तो उस गिलास को हम अपने मुंह के पास में ले लेते हैं और मुंह के पास में लेकर के और दबा करके उसमें से हवा को खींचते हैं। जिस प्रकार से हवा खींचते जाएंगे वैसे वैसे गिलास में हवा की मात्रा कम होती चली जाएगी और जैसे जैसे हवा की मात्रा कम होती है वैसे वैसे सेल फोन की जो ध्वनि है वह भी कम आती चली जाएगी। इसका अर्थ है कि जो टेलीफोन की ध्वनि है वह वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी, परंतु जैसे हमने हवा को बाहर खींचा और उसकी घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है और अपन जैसे ही ग्लास को अपने मुंह से हटाते हैं तो ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और यहाँ पर जो माध्यम है वह वायु थी। जब किसी बर्तन में से वायु को निकाल दिया जाता है तो वह स्थिति निर्वात कहलाती है, अर्थात निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। एक और दूसरा क्रियाकलाप करते हैं। एक बाल्टी या स्नान का जो टब है उसमें जल भर करके एक छोटी सी घंटी को पानी के अंदर डुबा देते हैं और हाथ से उसको पकड़ के रखते हैं। फिर हम इस घंटी को पानी के अंदर बजाते हैं और अपने कान को पानी की सतह पर लगा लेते हैं। हम देखते हैं कि घंटी की आवाज़ पानी में से होते हुए हमारे कानों तक पहुंच जाती है। इसका यह अर्थ हुआ कि जो ध्वनि है वह पानी में से होती हुई हमारे कानों तक पहुंच गई। अर्थात यहाँ पर भी ध्वनि जो है वो द्रव में भी स्थानांतरित होती है। एक और क्रियाकलाप करते हैं। धातु का एक मीटर स्केल लेते हैं। मीटर स्केल लेकर के और उसको एक सिरे पर एक व्यक्ति उसको कान के पास हटा लेता है और दूसरा व्यक्ति जो दूसरे सिरे पर खरोंचने या खटखटाने की आवाज़ करता है। तो हम देखते हैं कि वो खरोंचने की और जो खटखटाने की जो आवाज़ है वह दूसरे व्यक्ति के कान के पास में पहुंच जाती है। यहाँ पर जो ध्वनि है वह स्केल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी ध्वनि के संचरण के लिए स्केल की सहायता हमने ली है। इसी प्रकार का एक और क्रियाकलाप करते हैं। एक लकड़ी की जो मेज है वो हम लेते हैं और लकड़ी की एक मेज का जो किनारा है वहाँ पर हम अपने कान को लगा लेते हैं और दूसरे व्यक्ति से उस कांच के दूसरे किनारों को खरोंचने के लिए या बजाने के लिए, हल्का सा बजाने के लिए बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो खरोंचने की जो आवाज़ है वह उसके कान तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार के कई और क्रियाकलाप भी हो सकते हैं जो जिसके माध्यम से ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है। हमने कभी कभी देखा होगा यहाँ पर ये कि धागे के माध्यम से या कोई डोरी के माध्यम से भी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। बचपन में हमने इस प्रकार का कोई प्रयोग किया होगा। तो इन सब क्रियाकलापों से हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के
कोई भी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है। ये जो माध्यम है वह गैस, द्रव या ठोस, इनमें से कोई भी हो सकता है। फिर प्रश्न उठता है कि हम सुनते कैसे हैं? क्या हमारे कान में भी इस प्रकार का कोई कंपन होता है, या किसी प्रकार से ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कान में किस प्रकार से पहुंचती है? तो जो कान का जो बाहरी भाग होता है वह आकृति या कीप की जैसी संरचना का होता है। इसमें से ध्वनि प्रवेश करती है और यह एक नलिका से गुजरती है। इसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है कान के अंदर, उसे हम कर्णपटह कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करती है, और जैसे ध्वनि इसके कान के अंदर जाती है तो कर्णपटह यानी झिल्ली पर टकराती है और झिल्ली में कंपन उत्पन्न होते हैं, और जिस प्रकार से कंपन उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार से हमें ध्वनि सुनाई देती है। जिस प्रकार से यहाँ पर यह एक प्रयोग लेकर के और इस प्रकार से दिखाया गया है कि कर्णपटह का कार्य किस प्रकार से होता है। कर्णपटह एक तनित रबर की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतरिक कर्ण में भेज देता है। वहाँ ये संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और हमें ध्वनि सुन सकते हैं। जिस प्रकार से कान की संरचना दिखाई गई है कि ध्वनि जो है वो प्रवेश करती है। अब प्रवेश करने के बाद में यहाँ से प्रवेश करना और यहाँ पर आकर के यहाँ पर कर्णपटह होता है। जहाँ पर कर्णपटह होता है वहाँ पर यह ध्वनि कंपन करती है, कंपनमय होती है। कंपनमय होने के बाद में फिर यह ध्वनि आंतरिक कर्ण, ये वाला जो भाग है वो पूरा आंतरिक कर्ण का होता है, और इस आंतरिक कर्ण में के माध्यम से ध्वनि मस्तिष्क में चली जाती है और मस्तिष्क में हमें ध्वनि का ज्ञान हो जाता है। ये आंतरिक कर्ण की संरचना इस प्रकार की होती है। अब हम जो ध्वनि या जो कंपन होता है उसके आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति के बारे में समझेंगे, और इससे हमें ध्वनि की विशेष गुणों को समझने में सहायता हमें मिलेगी। हम जानते हैं कि किसी वस्तु को बार बार जब हम गति कराते हैं या इर्द गिर्द जो गति होती है वह कंपन कहलाता है, और इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। और इसी के आधार पर हम इन आवर्तकाल और आयाम और आवृत्ति की परिभाषा को निकालेंगे। प्रति सेकंड में होने वाली दोलन की संख्या या कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा करते हैं। यानी कि किसी धागे में या किसी वस्तु में यदि कंपन होते हैं तो प्रति सेकंड में कितने कंपन होते हैं, वो जो कंपन होते हैं वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का जो मात्रक है वो हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत एच और जेड होता है, या हर्ट्ज इसको कहा जाता है। आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरा करती है तो उसकी आवृत्ति जो है वो 20 हो जाती है, अर्थात एक सेकंड में होने वाले कंपनों की या दोलनों की संख्या। ध्वनि उत्पन्न करने वाले वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों की पहचान कर सकते हैं। ये कैसा संभव होता है? इसके लिए यह आवश्यक है कि ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हों। कभी आपने सोचा है कि ये जो ध्वनियाँ होती हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की क्यों होती हैं? तो ध्वनि जो होती है वो आयाम और आवृत्ति, किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। आयाम और आवृत्ति के अनुसार में ध्वनि अलग अलग प्रकार की होती है, ध्यान में रखें इसको। तो आयाम व आवृत्ति के कारण ध्वनि दो प्रकार की होती है, और इसी के आधार पर हम ध्वनि के जो गुण हैं उनकी
चर्चा करेंगे। प्रथम आते हैं हम प्रबलता और तारत्व। ध्वनि की प्रबलता और तारत्व अपने आप में एक अलग गुण होता है और इसी को हम इस पाठ में प्रदर्शित करेंगे और इसके बारे में हम अगले पाठ में अध्ययन करेंगे।